हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? तो वी आर डन 180 क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी हेल्प होगी। चलिए फटाफट से 181 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 181 क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who observed that respect of the rule depends on the manner of their formulation? सिडनी एंड बेटराइसविल, फ्लैंडरे, दुर्खाइम या ऑप्शन नंबर डी गोल्डनर्स। किसने कहा ये? तो इसका आंसर है बच्चे दुर्खाइम। ठीक है, दुर्खाइम बहुत इंपॉर्टेंट नेम है अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें। ठीक है, हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी अगर आप इन डेप्थ पढ़ेंगे ना तो दुर्खाइम का नाम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Benefits India of globalization like sustained economic growth, free markets, economic globalization, privatization were summarized in किस में समराइज किया गया था इन सभी चीज़ों को? तो इज इट फर्स्ट नेशनल कमीशन और इज इट सेकंड नेशनल कमीशन, नेशनल लेबर बोर्ड, ILO, क्या है? और हमने बात करी थी कि हम ILO की कल का वीडियो आपने नहीं चेक किया तो जाके पहले उसे सॉल्व कर लीजिए। लेकिन ILO की बात की थी कि मैं डिटेल में ILO के कई क्वेश्चन सॉल्व किए। लगभग हमने 8 क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं जो मुझे याद है, और उससे ज़्यादा ही किए होंगे। तो हम ILO के लेकिन जितने PYQs आए ना, आई विल मेक इट, और उसके बाद हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे। चलिए इसका आंसर मुझे बताइए। 182 का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सेकेंड नेशनल कमीशन। इसका आंसर क्या है बच्चे? सेकेंड नेशनल कमीशन। और आप मुझे बताएंगे कि सेकेंड नेशनल कमीशन कब आया था, फर्स्ट नेशनल कमीशन कब आया था, किसके चेयरमैनशिप में हुआ था ये? ठीक है, कमेंट करके मुझे फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और मुझे कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मशीनरी सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया? कौन सा है? अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। रेड से मार्क करती हूँ मैं, नॉट पूछ रहा है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंसाइलिएशन, लेबर कोर्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेशनल ट्रिब्यूनल। क्या आंसर है इसका मुझे बताइए। और ये PYQ है, ये मशीनरी नहीं है। ये क्या नहीं है? मशीनरी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट। The origin, growth and development of employment organization in India can be identified in as before 1933, after 1933, या फिर before 1947 या after 1947। तो चलिए मुझे इसका आंसर आप मुझे बताइए फटाफट से। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन इससे पहले मैं सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या ट्राइपोटाइड बॉडीज जो थी वो इंडिपेंडेंस से पहले भी थी या नहीं थी? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आंसर करूंगी। ठीक है, हु प्रोपाउंडेड नाउ नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड द सिस्टम कंसेप्ट ऑफ द IR? देखिए ध्यान दीजिएगा, कल भी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी तभी भी मैंने यही बोला था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये PPM वाला है या फिर ये IR के लिए। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, तो आप आंसर गलत कर देंगे। तो इसका आंसर तो सामने मुझे तो दिखेगा, ऑब्वियसली मुझे आंसर पता है, आपको भी पता है। मैं उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपको भी पता है। चलिए 185 का आंसर मुझे बताइए। तो इसका आंसर है डुल्लम, जॉन T. डुल्लम। ठीक है, चलिए क्लियर मार्क कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आज कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं PDF जो है ना वो चैनल पे कर दूंगी टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या मेरे चैनल का जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, कुछ क्वेश्चन गलत है, मिसप्रिंट है, उसको सही करना, उसके बाद मैं इसे अपडेट कर दूंगी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट। आइडेंटिफाइड द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखिए करेक्ट डेफिनेशन पूछ रहा है, समझ पा रहे हैं आप? करेक्ट डेफिनेशन पूछ रहा है, इतना आसान, लेकिन मुश्किल यही होती है। ठीक है, आसान चीज़ों में ही हमेशा मुश्किल होती है। आंसर दीजिए। रिलेशन बिटवीन और अमंग ह्यूमन बीइंग, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, रिलेशन बिटवीन पार्टीज इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्टेक्स्ट, या फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट कलेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन। ठीक है, चलिए बताइए, मुझे आंसर चाहिए इसका। बहुत मुझे तो ऐसे क्वेश्चन पता ही नहीं क्यों ट्रिकी लगते हैं। ठीक है, मतलब
अभी तो मेरी प्रैक्टिस हो गई है ना, मैं पढ़ा भी रही हूँ, तो अब पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे बैठ गया है। बट मुझे जब मैं प्रिपरेशन मोड में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ यही लगता था। और सच में ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं। अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो आप ऐसी सिचुएशन को फेस करने वाले हैं, तो आप अपनी कंसेप्ट को क्लियर रखिए। नेक्स्ट, which of the following is not machinery for settlement of industrial dispute in India? इसमें से नॉट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछ रहा है, तो इसमें से सेटलमेंट मशीनरी कौन सी नहीं है? आईएलसी, एसएलसी, कंसिलिएशन ऑफिसर, लेबर कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल। आईएलसी और एसएलसी के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड की है, जहां मैंने बाइपर्टाइट ट्राइपर्टाइट टॉपिक है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके चेक करिए। वहाँ मैंने आईएलसी और एसएलसी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे। एग्जाम ओरिएंटेड ही बिल्कुल था, इतना कोई मैंने डिटेल में नहीं बट बिल्कुल जिस कहते हैं ना एकदम लॉन्ग लॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प रखा है उस चीज़ को, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी इसका आंसर मुझे बताइए, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर बच्चे आईएलसी एंड एसएलसी। तो आईएलसी एंड एसएलसी था क्या? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे मैम आप हर चीज़ क्यों कहते हो, कि आप किस लिए हो फिर? ठीक है, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, मैंने इसे नोट डाउन करी हुई, पर मैं आपका कंसेप्ट चेक कर रही हूँ। आप मुझे बताएंगे आईएलसी और एसएलसी अगर सेटलमेंट मशीनरी नहीं है तो फिर ये है क्या? ठीक है, और मैंने उस वीडियो में अभी आपको बताया था ये क्या है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे, और कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम हमेशा हर चीज़ कहती है, कमेंट बॉक्स में बताओ, आपकी ही नॉलेज इन्हांस होगी। चलिए नेक्स्ट, इन यूएसए द लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट, वैगनार एक्ट, हमने इससे पहले कल वीडियो में क्या पढ़ा था? थेफ्ट हार्टले एक्ट। नाउ वी आर स्टडिंग वैगनार एक्ट। कब इनैक्ट हुआ था? 1936, 1947, 1957, 1967। बताइए, आंसर बताइए मुझे, फटाफट से बताइए। तो ये हुआ था बच्चे 1936। नाउ नेक्स्ट, इन यूएसए द लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट, नरिस लगाडिया एक्ट वाज enacted in 1932 और it enacted in 1947 और 1957, 67 क्या है? और ये ऐसे ही पूछता है, ये फैक्ट वाले ऐसे ही पूछेंगे, एग्जैक्ट आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ आ सकता है कि जो एक्ट के नेम है ना, जैसे ये नेम लिखा हुआ है ऊपर, जो नेम है वैगनार, इनका सीक्वेंस पूछ सकता है आपसे, ईयर नहीं पूछेगा, ये पूछेगा पहले कौन सा आया था और बाद में कौन सा आया था, ऐसे सीक्वेंस अलाइन करिए। लेकिन ईयर भी पूछ सकता है, तो इस तरह ही चेंज करेंगे, बट पूछेंगे तो यही पूछेंगे, इतना इन डेप्थ नहीं पूछते हैं। अब वो 10% सिलेबस पे बिल्कुल बच जाइए, जो अलग से ही पूछता है तो वो आप नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी पढ़ लीजिए। आई एम सो सॉरी, किसी को अगर मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप कितना भी पढ़ लें आप 10% पोर्शन को टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आई थिंक मैंने आपको बता दिया है, नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ। इसका आंसर है 1936। नेक्स्ट, इन यूएसए, इसका भी आंसर मैंने बताया है, नहीं बताया? ओके, इन यूएसए द लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट नरिस, ये मैंने बता दिया। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 189 का आंसर है ए। नेक्स्ट, इन यूएसए द लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट, ठीक है, लंदन ग्रिफिन एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1959, 1984, 1969, 1967। क्या आंसर है इसका? मुझे फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। इसका आंसर है आंसर नंबर ए। चलिए, नाउ 191, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग is considered as classic example of Oxford school approach, Gandhian approach, both A and B, all of this। मतलब इसका आंसर एकदम सामने ही है, बहुत आसान है, ऑक्सफोर्ड स्कूल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इंसिस्ट ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द अंडरलाइंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर है इसे? इसका मुझे बताइए। 192, तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। नेक्स्ट, which of the following approaches assumes that voluntary negotiation between employers and employee are mean of settling dispute? तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, गिरी अप्रोच है, बोथ ए एंड बी है, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका? ठीक है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी।
that the behavior, now 194, that the behavior, action and role of the individual primarily shaped by the cultures of the society in basic assumption in the, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी किया हुआ है, प्लूरिस्टिक अप्रोच. Which of the following approaches assume that understanding of industrial relation requires an understanding of the capitalized society? देखिए ध्यान दीजिए, यही कीवर्ड है कैपिटलाइज. कौन बात करता है इसके बारे में? मतलब ये जो उसका आंसर है ना, वो इंसान जो है किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है. वो इकोनॉमिक्स में भी है, मतलब इकोनॉमिक्स का तो वो मतलब इकोनॉमिक्स में भी है, वो सोशियोलॉजी से नहीं जाएगा. सोशियोलॉजी में तो बिल्कुल आपको इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा. कार्ल मार्क्स का प्रॉपर एक पेपर होता है. अगर जितने लोगों ने एमए किया, आई थिंक जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने एमए नहीं किया है, मैंने सोशियोलॉजी में भी एमए किया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी एमए किया है और मास्टर्स है मेरा, एमबीए भी मैंने करी हुई है, ठीक है. तो मुझे पता है कि ये जो मतलब जो आंसर है ना, ये मतलब अभी तक तो आपने आई थिंक गेस कर लिया होगा. तो इसका आंसर है, मतलब ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है. और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मार्क्स ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, उन बुक्स को भी आप चेक कर लेंगे. कार्ल मार्क्स ने जितनी बुक लिखी है उसको आप चेक कर लेंगे, बहुत बार पूछा जाता है. कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी बुक्स दी हैं. चलिए नेक्स्ट. That the behavior, action and role of the individuals are primarily shaped by the culture of the society in basic, I think ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चलिए देखते हैं. Of the society is a basic assumption in the, अच्छा ठीक, गांधीयन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, सोशल एक्शन मॉडल, ऑल ऑफ दीज. क्या आंसर इसका मुझे बताइए, फटाफट से बताइए. क्या आंसर है इसका? तो सिस्टम अप्रोच. और सिस्टम अप्रोच आईआर में किसने दी है, ये अब आई थिंक आपको याद हो गया होगा. मेरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आपसे कि पीपीएम में सिस्टम अप्रोच होती है, वो सिस्टम अप्रोच किसने दी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. चलिए नेक्स्ट. द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस आर लिस्टेड इन, कहाँ पे लिस्ट होता है? फैक्ट्रीज एक्ट में होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में होता है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट में होता है, ट्रेड यूनियन एक्ट में होता है, कहाँ पे लिस्ट है? ठीक है, आंसर करिए मुझे. ठीक है, लिस्ट है बच्चे 1947. और एक चीज़ और बता दे रही हूँ आपको एक्स्ट्रा में. एक्ट भी आपसे पूछा जाता है, कब कौन से एक्ट इनैक्ट हुए हैं, ठीक है, इन्फोर्स हुए हैं, तो उनकी ये आपको डेट भी याद रखनी है. कभी कभी ये भी पूछ लेता और कई बार पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइपेटाइड बॉडी, और हमने इस पर डिटेल अभी एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगी. डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं. मैंने पूरा बताया है कौन कौन सी बॉडी ट्राइपेटाइट होती है, कौन सी बॉडी बाइपेटाइट होती है. चलिए मुझे आंसर बताइए इसका. 199 का बी. अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. आप मुझे बताइए कि वर्क कमेटी कब बनती है, कितने वर्कर होंगे, कितने मेंबर का कुछ था, या वर्कर का था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. चलिए, मनी वेज इज अदरवाइज कॉल्ड एज नॉमिनल वेज, लिविंग वेज, रियल वेज, फेयर वेज. क्या आंसर है इसका? 200 नॉमिनल वेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं नॉमिनल, लिविंग, रियल, फेयर, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. और इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करेगा, मतलब आपको बस आइडेंटिफाई करना होगा. और इसमें देखिए पूछा हुआ है इस तरीके से, और मैच द कॉलम में भी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका डिस्क्राइब करा हुआ ही पूछा जाता है. चलिए नेक्स्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एज अ फंडामेंटल राइट invocated by ILO convention in article 20C, article 19C, article 24C, article 18C. क्या आंसर है? डू लेट मी नो. एंड हाँ, मैंने आर्टिकल वाला भी कहा है, एंड वो आर्टिकल वाला क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करेंगे और थ्रू PYQs ही करेंगे. ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए. तो इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 19C, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये PYQ है, और आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे. जितने भी स्टूडेंट 25 को एग्ज़ाम देने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप चेक कर लेंगे, अगर मेरी वीडियो आपके
मतलब यूट्यूब चैनल पर रिकमेंड होती है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर चेक करिए। या आगे किसी मतलब आगे फर्दर कभी 1 साल बाद या कभी भी, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब सब तक पहुँचेगी, आई थिंक सब तक पहुँच रही है या कब इसे कोई देखना स्टार्ट करेगा, लेकिन उन सभी स्टूडेंट जो अभी देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब से 6 महीने बाद जो देखेंगे उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 साल बाद भी देखेंगे ना, उनके लिए भी मैं बताऊँगी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चंस को, चाहे आप अभी देखें, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 1 साल बाद या 2 साल बाद भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप ये आर्टिकल वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। चलिए, हु डिफाइन इंडस्ट्रियल रेशन एज रूल ऑफ मेकिंग प्रोसेस? हॉक्सी, रॉबर्ट हॉक्सी, सिंपलमैन, डुलनप, मैककेर्सी। ठीक है, तो किसने किया है? तो इसका है डुलनप। डुलनप इसका आंसर है। नाउ अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मैच द फॉलोइंग पे। सिस्टम अप्रोच। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन जो अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है ना, ऐसे कम से कम आपको 10-8 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं, और अगर नहीं आए तो कम से कम 5 तो आपको आता ही आता है। ये वाले क्वेश्चन 5 आते हैं। एनटीए का इस तरीके का पैटर्न ये टैकल करना सबसे ज़्यादा इजी होता है, लेकिन बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। आप मत करिएगा। मैच द फॉलोइंग है: सिस्टम अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, मार्कस अप्रोच, गांधीन अप्रोच। ऑप्शन यहाँ है, आप मुझे इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, ये भी उसी तरीके से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको मतलब आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना, तो आप ये चेक कर लेना। ठीक है, इसका आंसर मैं मार्क कर दे रही हूँ, 204 का सी। आप चेक कर लीजिएगा इसे। अब सभी मैच द कॉलम वाले ही क्वेश्चन हैं। अब देखिए, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी अप्रोच एंड वेब, सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच हॉक्सी, एंड कैपिटलिज्म अप्रोच, एंटी कैपिटलिज्म और रिवोल्यूशनरी अप्रोच। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप मैच कर सकते हैं। ये सभी मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन। नाउ अब देखिए, ये अरेंज वाले क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम वाला मैंने पैटर्न बता दिया है। आप मिक्स मतलब जैसे मैं हमेशा बता रहती हूँ कि मैच द कॉलम, इसमें कुछ खास नहीं है, आप देख लेना। चलिए, 212 यानी 212 क्वेश्चंस को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरीज इन द ऑर्डर इन विच दे आर गिवन इन आईडी एक्ट। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, वर्क कमेटी, लेबर कोर्ट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन और कंसिलिएशन और बोर्ड ऑफ एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होगा? आंसर अकॉर्डिंग टू यू क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, fill up the blank from one of the suitable word given. Select the correct combination. Award, bipartite, tripartite body, check off, reduction, international federation, settlement, consultative bodies. Now, A, the decision of labor court is. लेबर कोर्ट जब डिसीजन देगा तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या होगा? मुझे आंसर चाहिए, बताइए मुझे आंसर बताइए इसका क्या है। तो 113 हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं अभी। तो इसका है बी। लास्ट क्वेश्चन। इन यूएसए द लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट थेफ्ट, ये तो हमने पहले भी बात करी हुई है। ना फाइनली हमने आईआर कंप्लीट कर लिया है। आईआर के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। जितने पॉसिबल हो सकते थे, जितने क्वेश्चंस हो सकते थे, मैंने उतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं। आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर भी कुछ आ सकता है, बट एनटीए कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी आ सकता है। मतलब जो ये कहते हैं ना, आई डोंट नो वो कैसे कह देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरी तरीके से जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट में से घूम फिर के पूछा जाता है। बट हाँ, आप 10% सिलेबस का कुछ नहीं कर सकते।
वो आपसे हमेशा पूछा जाता ही जाता है। मतलब 10% सिलेबस ऐसा होगा जो आपने कभी ना तो सुना ना देखा, वो पूछ लिया जाएगा। वो टीचर्स को, इवन दो हमें भी पूरा रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। सभी ये करते हैं, ठीक है। और जो ये कहता है नहीं 100% मेरे से ही आया था, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने भी ये एग्ज़ाम प्रिपेयर किया है, क्वालिफाई भी किया है, तो मैं इतना तो बता ही सकती हूँ, है ना। अब पढ़ा भी रही हूँ 1 साल से, तो मुझे इतना तो आइडिया है ही, ठीक है। तो ये जो है ना, आपने अभी तक देखिए हमने 204 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कुछ आईआर के क्वेश्चंस हैं वो हम अभी और भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आईएलओ वाला है तो वो हम अलग से लेकर आएंगे इसके क्वेश्चंस। पूरे जितने आईएलओ के क्वेश्चन आए मैं उतने क्वेश्चंस का पूरा रिसर्च एग्जाम से पहले पहले आपका करवा दूंगी। साथ ही साथ उसके बाद ये हो जाएगा आपका आईएलओ का हो जाएगा कुछ पोर्शन जो मुझे लगेगा कि नहीं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी वीडियो, आप वहाँ से चेक कर लेना। अब हम पीपीएम स्टार्ट करेंगे ना। अब पीपीएम स्टार्ट होगा और पीपीएम में हम पीवाईक्यू ही करेंगे। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, कल आपको पीपीएम की वीडियो मिल जाएगी, आप उसे चेक कर लेना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 1 गो में ही हो जाए, मतलब एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऐसा आई थिंक ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर 2 से 3 दिन भी लगे तो भी पीपीएम कवर कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस पीपीएम से पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं। जैसे कि यूट्यूब चैनल तो मैंने अभी स्टार्ट किया है ना, एक चैनल मेरा पहले भी था, कुछ रीज़न से वो नहीं रहा, ठीक है, मैं उसे रिट्रीव भी नहीं कर पाई, लेकिन अब मैंने ये स्टार्ट किया है। आई थिंक इसको भी बहुत टाइम हो गया पर मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ। बट जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, तो वो मुझसे पूछते रहते हैं मैम बुक वाले क्वेश्चन हैं वो किस यूनिट से सबसे ज़्यादा पूछे जाता है। तो जो बुक वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके पीपीएम, आईआर, ओबी से सब, वैसे तो 10 के 10 में से किसी से भी पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन इन 3 यूनिट से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ये किसके लिए रिलेवेंट है? ये रिलेवेंट है लेबर वेलफेयर कोड 55 के लिए, ठीक है। बाकी जितने यूजीसी एस्पिरेंट है उनके लिए तो भाई सबके अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं और सबका अपना अपना जो है सिलेबस है, तो वो अलग है। लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर कोड 55 के। तो मुझे आई एम सो हैप्पी कि ओबी कंप्लीट हो चुका है, आईआर कंप्लीट हो चुका है, तो हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है। और हम पीपीएम करेंगे या फिर ये भी कर सकते हैं, नहीं पीपीएम ही करेंगे। देन हम क्योंकि यूनिट नंबर 9 बहुत ही शॉर्ट यूनिट है, बहुत इजी यूनिट है यूनिट नंबर 9, और 10 भी काफ़ी इजी है, ठीक है। कुछ मतलब सेलेक्टिव हाँ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड का अगर कोई क्वेश्चन आ गया, ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे बहुत। अगर आपका, सॉरी मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना चाह रही थी, बट अगर आपका जैसे मैं समझती हूँ ना कि ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप इकोनॉमिक्स में तो सिर्फ उतना ही पढ़ा होगा ना जितना आपने एमबीए में पढ़ा होगा, ठीक है। इन डेप्थ आपने पीजी तो नहीं कर रखी है ना एमए में, जैसे मैंने तो कर रखी है, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा टफ होगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अगर आप उन्हें ही कवर कर ले तो मैक्सिमम टाइम वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्मार्ट वे से पढ़िए अगर एग्जाम क्रैक करना है तो, ठीक है। तो हम वो भी कर लेंगे। सबसे पहले मैं पीपीएम चाहती हूँ कि पीपीएम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हम अब पीपीएम की क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, या जो भी स्टूडेंट्स मुझसे लाइक अभी मैं वीडियो आज क्या है, आज 12 जून है आई थिंक, अगर मैं ये डेट मुझे सही से याद है तो आज 12 जून है। हो सकता हो कोई स्टूडेंट आज 12 जून 2025 हो सकता हो कोई स्टूडेंट इस वीडियो को मैं मान के चल रही हूँ 12 जून 2028 में देखेगा, या 26 में भी देख सकता है, ठीक है। तो उनके लिए भी देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कभी चेंज नहीं होती। अगर आप कंपटीशन में हैं तो कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं, कभी नहीं, हाँ ऐड ऑन होती हैं बट चेंज नहीं होती हैं। जैसे कि जो प्रीवियस डेटा है वो सिलेबस को रिड्यूस करा जा सकता है, क्या कंप्लीट चेंज कर सकते हैं? थोड़ी बात में करी हो, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो जो जितने भी स्टूडेंट के, उन स्टूडेंट्स के लिए, अभी जितने स्टूडेंट अभी देखेंगे ये वीडियो वो स्किप करके जा सकते हैं, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये वीडियो 2026 में देखने वाले हैं और अगस्त में देखने वाले हैं या उसके बाद देखने वाले हैं, दिसंबर का एग्ज़ाम आ रहा होगा तब देख रहे होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते।
कुछ कंसेप्ट नए ऐड किए जाते हैं, कुछ तरीका बदला जाता है, कुछ अमेंडमेंट होते हैं, तो बस बाकी चीज़ें वही सेम रहती। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी स्टूडेंट जो अभी देख रहे हैं उनकी भी हेल्प होगी, जो आगे अभी आने कुछ महीनों में देखेंगे उनकी भी हेल्प हो, जो कई साल बाद मेरी ये वीडियो देखेंगे उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, आप बिल्कुल मत परेशान होना, ये आईआर की यूनिट ख़त्म हो चुकी है। मैं आईआर का ये पीडीएफ करेक्ट करके, कुछ क्वेश्चंस इसमें गलत हैं उन क्वेश्चन को मैं सही करूँगी, देन आपको आपका ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, आप टेलीग्राम चैनल लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, आप वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं थ्रू मेल, थ्रू टेलीग्राम एंड थ्रू कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो चलिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ गर्मी बहुत हो रही है, बच के रहिए। चलिए बाय बाय।